Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with न्यू वीडियो। आज हम क्लास 8th के लेसन अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी को मार्जिन कर देना, किसी एक समाज के, किसी एक समुदाय को, किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को हम उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रहन सहन की वजह से उसे अपने से अलग मानते हैं, उनको बिल्कुल सेपरेट मानते हैं। इसी को मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं वो आम लोगों के पास के साथ प्रॉपरली घुल मिल नहीं पाते हैं। वो अपने आप को मार्जिनलाइज समझते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब होता है एक किनारे कर देना, है ना। उनको हम उनकी भाषा से पहचान लेते हैं, उनके रहन सहन से पहचान सकते हैं, उनके हम कपड़ों से उसको पहचान सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्कृति को देखते ही अपने आपके दिमाग में जो एक विशेष विचार आता है उनके प्रति, या जिस विचारधारा से आप उसे हीन या अलग समझते हैं या अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज समझते हैं, यही मार्जिनलाइजेशन है। सो आज हम वीडियो में इसके कुछ आगे स्टेप्स पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। देखते हैं आदिवासी एंड डेवलपमेंट। इसके पहले वाली वीडियो में काफी सारी चीजें पढ़ ली। आदिवासी क्या होते हैं, मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ते हैं कि आदिवासी लोगों का डेवलपमेंट, उनका विकास कैसे हुआ, वो किस तरह से रहते थे, आज वो कैसे रहते हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। बेसिकली द आदिवासी रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मूलतः जो आदिवासी जो होते हैं वो फॉरेस्ट में निवास करते हैं, ज्यादा जंगलों में ही रहते हैं। बट द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन प्राचीन काल में, अर्लियर टाइम में ये फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन अब तो देखो फॉरेस्ट बहुत कम हो गया है, क्योंकि फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में या इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उनके जो रोजगार के साधन थे, उनके जो जीवन यापन के जो सोर्सेज थे वो खत्म हो चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, समझ में आई होगी बात। तो क्या होता है, दे हैड डोमिनेटेड ओवर द फॉरेस्ट। जब वो जंगल में रहते थे तो वो वहां के राजा हुआ करते थे, क्योंकि वो अपना जीवन जंगल में यापित करते थे। वो जंगल के हर कोने को, हर क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे। वहां का कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचता था उस जंगल में तो उन्हीं आदिवासियों के हेल्प से भी कुछ वहां कर पाता था, अकेला कुछ नहीं कर सकता था। तो वो डोमिनेट करते थे। दे वर द रूलर ऑफ द एरिया, दैट एरिया, वो उस एरिया के रूलर भी कहलाते थे। द फॉरेस्ट वर द सोर्सेस ऑफ देयर सर्वाइवल। और जब वो जंगल में रहते थे तो उस समय फॉरेस्ट उनके सर्वाइवल का सोर्सेस था, मतलब स्रोत था, है ना। द फॉरेस्ट वर फुल ऑफ द मिनरल्स, हर्ब्स, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। और फॉरेस्ट में मिनरल्स भी होते हैं, हर्ब्स भी, जड़ी बूटियां भी होती है, वाइल्ड लाइफ भी होती है और नेचुरल वेजिटेशन भी होती है। ये उनके जीवन का आधार था। आगे हम देखते हैं आदिवासी एंड एंशिएंट एम्पायर। अब ये हम देख लिए कि आदिवासी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है ना, वो किस तरह से रहते थे। अब एंशिएंट जो एम्पायर थे, जैसे मैं कहता हूँ गुप्त पीरियड, मौर्य पीरियड या मुगल पीरियड या राजपूत पीरियड, इन समय के अंदर जैसे मेवाड़ का जो किंगडम था, जो साम्राज्य था, वो आदिवासी टाइप का ही था। वहां भील जाति के लोग ज्यादा रहते थे, तो उनसे क्या रिलेशन था ये में देखना है। फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री टिल द 19th सेंचुरी। ये में पता है कि 19th सेंचुरी तक ज्यादातर पार्ट देश का फॉरेस्ट से कवर था। ओके, द आदिवासी हैड a deep knowledge of and access to as well as to control over the most of these vast tract at least till the middle of the 19th century। 19th सेंचुरी के मध्य तक जो फॉरेस्ट में कैसे पहुंचना है, फॉरेस्ट के बारे में जो ज्ञान जो था, या उस पर कंट्रोल कैसे करना है, कौन चीज कहाँ मिलती है, इन सब की जानकारी ज्यादातर आदिवासी लोगों के पास में ही थी। आदिवासी लोग ही उनको डोमिनेट किया करते थे। सो आगे बढ़ते हैं। दिस मींट दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स और एम्पायर। मतलब वो लार्ज स्टेट, बड़े बड़े साम्राज्य के द्वारा उन पर रूल नहीं किया जाता था। इंस्टेड दे ओपन एम्पायर हेवीली डिपेंड ऑन आदिवासी फॉर द क्रूशियल असेस ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब उन पे राजा भी शासन नहीं करता था, क्योंकि राजा को भी नेचुरल फॉरेस्ट के रिसोर्सेज की तक पहुंचने के लिए, सोर्सेज को प्रॉपरली काम लेने के लिए, उनके बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए भी आदिवासियों पे डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि आदिवासी जो लोग थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट में उनकी असेस थी, पहुंच थी।
आगे हम देखते हैं हाउ आदिवासी आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटी। अब हम ये पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया कि आदिवासी कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या उनका प्रभाव था, किस तरह से राजा महाराजा एम्पायर उन पर डिपेंड थे। लेकिन ये भी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 19th सेंचुरी के बाद में फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, एग्रीकल्चर लैंड बन गई, इंडस्ट्रियल लैंड बन गई, तो फॉरेस्ट लॉस्ट हो गया। तो फॉरेस्ट के लॉस्ट हो जाने के बाद में वो कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, उन्होंने सिटी में माइग्रेशन क्यों किया, अब वो सिटी में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इन सब की हम स्टडी अभी करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द आदिवासी इज कंट्री टू आर इमेज ऑफ द आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज, है ना। आज जो हम एक आदिवासी समुदाय को देखते हैं वो पावरलेस और एक मार्जिनल कम्युनिटी के रूप में देखी जाती है, मतलब उसके पास कोई पावर नहीं है, वो उनको हम हल्का मानते हैं। जबकि एंशिएंट टाइम में वो राजा भी उनके सामने झुकता था, राजा भी उनकी हेल्प के लिए आता था, उनको एक अपने कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट मानता था। लेकिन आजकल क्या हो गए, वो मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रैंक्ड हंटर गेदर्स एंड नोमेड। नोमेड का मतलब, नोमेड्स का मतलब होता है घुमंतु, आज यहाँ है कल और कहीं, है ना। हंटर गेदर का हंटिंग किया करते थे। एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग वन इन वन प्लेस, है ना। कुछ लोग ऐसे थे आदिवासी, ये प्राचीन समय की बात बताई जा रही है कि एंशिएंट टाइम में कुछ जो आदिवासी लोग थे वो हंटर थे, नोमैड्स थे, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किया करते थे। एग्रीकल्चर भी वो दो तीन तरीके से करते थे। कुछ तो लोग फिक्स एग्रीकल्चर करते थे, परमानेंट एग्रीकल्चर करते थे, मतलब एक ही लैंड पर शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक एक ही पार्ट को जोता करते थे। लेकिन कुछ आदिवासी ऐसे भी थे जो शिफ्ट एग्रीकल्चर करते थे। शिफ्ट एग्रीकल्चर के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं। शिफ्ट एग्रीकल्चर का मतलब होता है, क्या होता है, एक लैंड के ऊपर 5 या 10 साल तक एग्रीकल्चर करते हैं। जब वो लैंड अनउपजाऊ हो जाती है, उनको लगता है कि अनउपजाऊ हो गई है, इसमें उत्पादन होना असंभव है, तो वो कोई ऐसे फॉरेस्ट के पार्ट को ढूंढते हैं जहाँ सघन वन होते हैं, उन फॉरेस्ट को काट देते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। अब उनकी आग लगने के बाद उसकी जो राख जो है वो लैंड को उपजाऊ बना देती है। फिर उसी क्षेत्र में वो काफी सालों तक एग्रीकल्चर किया करते हैं। तो फिर उसी जगह को 5-10 साल छोड़ के नई जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से जो उनका जो शिफ्टिंग है वही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाती थी, और ये पहले हुआ करती थी। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 200 ईयर तक ऐसा चला। आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड टू माइग्रेट टू लिव एज ए वर्कर इन प्लांटेशन। अब जब फॉरेस्ट डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, तो उनको प्लांटेशन में ले जाया गया। प्लांटेशन मतलब आसम, बिहार या हिली एरियाज के अंदर जो प्लांटेशन लगता है ना, जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, गन्ने के जो बागान है, वहां पे उनको अपॉइंट किया गया। एट कंस्ट्रक्शन साइट पे इनको अपॉइंट किया गया। इन इंडस्ट्रीज एंड एज ए डोमेस्टिक वर्क के रूप में आज ये काम करते हैं। थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और आजकल इकोनॉमिक चेंजेज हो गए हैं, तो आदिवासियों को जंगल में रहना या जंगल को काटना है, जंगली जानवरों को मारना किसी को भी अलाउ नहीं होता है, तो उनको भी अलाउ नहीं है। तो इसकी वजह से भी उनको फॉरेस्ट छोड़ने पड़े, और आज वो शहरों में कई इंडस्ट्रियल एरिया में, रेलवे वर्क में, या कोई भी प्लांटेशन में, हम कह सकते हैं बगीचों में काम करते हैं, वर्कर के रूप में काम करते हैं, कुछ होम सर्वेंट के रूप में भी काम करते हैं। For the first time in history, they don't control and have much direct access to the forest territories. और जीवन में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा समय आया है कि जब आदिवासी लोग फॉरेस्ट पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। आगे देखते हैं हाउ दे बिकम पुअर। वो गरीब कैसे बन गए, पहले बहुत प्रोस्परस थे, अब गरीब कैसे बन गए। लूजिंग दे लैंड्स, क्योंकि उनकी जो लैंड थी, जो धरोहर थी, जो फॉरेस्ट जो उनके हुआ करते थे, जो फॉरेस्ट उनका जीवन का आधार था, वो उनसे छीन लिया गया। And access to the forest means the terrible lose their main sources of the livelihood and food. अब फॉरेस्ट में जो उनकी पहुंच थी, उस पहुंच को, जो फॉरेस्ट से गायब हो गए तो उनको पहुंच गायब होनी थी, इससे उनको जीवन का जो सर्वाइवल था वो लॉस्ट हो चुका था। Having gradually lost access to their traditional homelands, many Adivasi have migrated to city in search of work where they are employed for very low wages in local industry or at बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स। का मतलब देखिए, हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट असेस टू द ट्रेडिशनल होमलैंड्स, अपने जंगलों को, फॉरेस्ट को लॉस्ट करने के बाद में मैंने आदिवासी हैव माइग्रेटेड सिटीज, उन्होंने सिटी में माइग्रेट किया
इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, क्योंकि उनका जंगल का काम तो लॉस्ट हो चुका था। वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेजेस टू लोकल इंडस्ट्री, जहां पर उनको लोकल इंडस्ट्री में बहुत ही कम मजदूरी में रखा जाता था। एट बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन साइट में, रेलवे लाइन बिछाने में, ये 4th ग्रेड का वर्क वो किया करते थे। 45% of the tribal groups in rural area और 35% in urban area lives below the poverty lines, आज भी poverty line के नीचे रहते हैं। When आदिवासी were displaced from their land, जब आदिवासियों को उनके स्थान से निकाला गया, they lose much more than a source of income, तो उनकी इनकम का सोर्स खत्म हो चुका था। They lose their traditional outcomes and customs को खो चुके थे। A way of living और beings, तो उनके रहने का जो तरीका था वो लॉस्ट हो चुका था। आगे हम देखते हैं माइनॉरिटी एंड माइग्रेशंस, मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी का मतलब मैंने बताया था का मतलब देश का कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसी जाति जो जिनकी संख्या दूसरों से कम है, और संख्या कम होने की वजह से वो अपने आप को थोड़ा हल्का और निस्सहाय, पावरलेस अनुभव करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ हमारे देश में, जैसे अगर रिलीजन की, धर्म की बात करता हूँ, तो मेजोरिटी ग्रुप में हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनको माइनॉरिटी कंसिडर किया जाता है ना। और अब माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसका भी मार्जिनलाइजेशन हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदिवासी का हुआ है, मार्जिनलाइजेशन उनका भी, क्योंकि वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं। जब वो अपने आप को पावरलेस फील करते हैं तो वो दूसरों से अपने आप को हल्का अनुभव करते हैं, थोड़ा बहुत डर उनके दिमाग में रहता है, उनको अपने अधिकारों की खोने की डिमांड हमेशा रहती है। तो हम बात करते हैं, the term minority is most commonly used for the refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the populations। मैंने भी बताया जो देश की जनसंख्या में दूसरे समुदाय के बजाय उनकी संख्या कम है, इसी को माइनॉरिटी कहते हैं। It encompasses issues of power, access to the sources and has social and cultural dimensions, है ना। इनके अपने पावर होते हैं, access होते हैं, सोर्सेज तक इनकी पहुंच होती है, इनका अपना अलग सिस्टम होता है। The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influenced the ways in which the society and government might express themselves। संविधान निर्माताओं ने अनुभव किया था कि मेजोरिटी के जो लोग जो हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अपने धर्म की बातों को मना सकते हैं, या उनकी धार्मिक बातों को, उनकी संस्कृतियों को महत्व दे सकते हैं, जिससे कि उनकी संस्कृति के लॉस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच लिया था। इन सच केसेस size can be disadvantage or lead to the marginalization of the relatively small communities। अगर ऐसा होता है तो जो स्मॉल कम्युनिटी का जो संख्या है वो उसका मार्जिनलाइजेशन हो सकता है, उसको हीन समझा जा सकता है। आर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड माइनॉरिटी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी मतलब माइनॉरिटी के रिगार्ड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए, माइनॉरिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या सहायता प्रदान किया, क्या किस किस तरह से उनको उसको ये प्रोवाइड किया है। द सेफ गार्ड्स वर needed to protect minority communities against the possibility of the being culturally dominated by the majorities। मतलब क्या है कि जो हमारे संविधान का ड्यूटी बनती है, हमारे देश के पदाधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनको सेफ गार्ड दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको यह आश्वासन दिया जाए कि आपके जीवन का महत्व जीवन में हमेशा समझा जाएगा, आपको आपके अधिकार, आपके कल्चर, आपके धर्म को किसी भी दूसरे धर्म से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं रहेगा। ये संविधान की तरफ से उनको आश्वासन मिलता है। They also protect them against any discriminations and disadvantages that they may face। जो भी डिसएडवांटेज वो फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वो खुद उस संविधान में दिए गए अधिकार के माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। The sense of insecurity may get accentuated if the relations between minority and majority community are fraught। यदि माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में अगर रिलेशंस बिगड़ जाते हैं तो उनके जो इनसिक्योरिटी की भावना वो बढ़ सकती है। तो फिर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफ गार्ड बिकॉज इट इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग इक्वलिटी एज वेल एज जस्टिस। ये हमारे संविधान के अंदर कहा गया है कि भारत में जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनकी जस्टिस और इक्वलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्यूटी जो राइट्स और माइनॉरिटी के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। The judiciary plays a crucial role in upholding the laws and enforcing fundamental rights।
है ना, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने के बनाए रखने के लिए हमारे जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। यदि कोई भी आदमी ऐसा समझता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो कोर्ट पहुंच सकता है, चाहे वो मेजोरिटी का हो चाहे वो माइनॉरिटी का हो, ये उसको अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन, अब जैसे हम कह सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के अंदर माइनॉरिटी के रूप में है, तो वो मुस्लिम जो है वो क्या उसका मार्जिनलाइजेशन हुआ है? हुआ है तो कैसे हुआ है, इसको हमें समझना है। Muslims are 14.2% of Indian populations and are considered to be the marginalized community in India, जो इंडिया में marginalized community मानी जाती है क्योंकि संख्या कम है। Economic and social marginalizations expressed by the Muslims has other dimension as well. इकोनॉमिक और सोशल जो उसका कल्चरल जो है, उनकी जो संस्कृति, जो उनको सामाजिक रीति रिवाज भी है, इनको भी लोग, मेजोरिटी वाले लोग अलग तरीके से देखते हैं। मुस्लिम कस्टम्स and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. mainstream होने जैसे इंडिया में को हिंदू लोग हैं, mainstream मुख्य धारा, जो मुख्य धारा में हिंदू लोग हैं, उनकी संस्कृति और कल्चर से मुस्लिम लोगों के कल्चर को अलग तरीके से देखा जाता है, क्योंकि अलग धर्म है तो उनके कल्चर, उनके त्यौहार भी अलग ही होते हैं, तो इसको भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मुस्लिम्स एंड देयर स्टेरियोटाइप, मुस्लिम लोगों को हम कैसे पहचान लेते हैं कल्चर से। मुस्लिम्स आर वियर बुर्का, sports of long beards, wear a phase, or these becomes way of identity of Muslims. स्टेरियोटाइप का मतलब है कि हम उनको देखते कैसे पहचान लेते, तो मुस्लिम लोगों को हम दाढ़ी से, उनके कपड़ों से, है ना, उनके बोलने के ढंग से, उनके कल्चर से भी पहचान सकते हैं, ये उनका स्टेरियोटाइप है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दैट दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द अस, है ना, उनको देखते ये मान लेते हैं कि हमारे जैसे नहीं है। Often these becomes an excuse to treat them unfairly and discriminate against them, है ना, उनको डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। This social marginalization of Muslims in some instance has led to them migrating from places where they have lived, often leading to the categorizations of the communities. Sometimes these prejudice leads to hatred and violence. जो हम मुस्लिम लोगों हैं दूसरी कम्युनिटी के प्रति जो एक अलग तरह की भावना रखते हैं, कभी कभी भावनाएं बहुत उग्र हो जाती है और वायलेंस, हिंसा पे उतर जाती है और सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन, हमने इससे क्या सीखा? इन दिस चैप्टर वी हैव आल्सो सीन द मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग एट डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस। हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसएडवांटेज होना, पावरलेस होना या प्रेजुडिस, उसके बारे में पूर्वाग्रह करना। पूर्वाग्रह का मतलब जो लोग सामाजिक रूप से हम तुच्छ माने जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके प्रति हमारी अवधारणा है हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जस्ट लाइक इन द इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटीज लाइक दलित, है ना। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन हैविंग ए लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड देयर सोर्सेज। ये हमें पता भी है, तभी तो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने उनको मार्जिनलाइज कम्युनिटी को इक्वल राइट देने के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन की पॉलिसीज ला रखी है। SC ST OBC, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी, इनको अलग अलग तरीके से अधिकार दिए हुए हैं ताकि ये दूसरों के बराबर आ सकें। ये गवर्नमेंट का प्रयास है कि इक्वलिटी को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चर एंड डिस्टिंक्टिवनेस while having access to rights, developments and other opportunities। तो मार्जिनलाइज कम्युनिटी को अपने अधिकारों को, अपने डेवलपमेंट को, अपने अपॉर्चुनिटी को बनाए रखने, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूट की तरफ से इक्वल राइट्स दिए गए हैं, वो उनका यूज करके हमारे देश के संविधान में का यूज करते हुए अपनी मात्रा को, अपने स्टैंडर्ड को बनाए रख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, SST, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सभी लेसन्स की वीडियो आपको बहुत ही वेल डिफाइंड और वेल एक्सप्लेन मैनर में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।